नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे इलेक्शन मंत्रा। देश में आम चुनाव अब समाप्ति की ओर है और 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जो छठे चरण का चुनाव है वो कल होने वाला है और इसी चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण चरण है और इसमें दिल्ली में एक गजब की लड़ाई फंसी भी हुई है। दिल्ली के चुनाव की संभावनाओं और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी के संपादक जितेंद्र तिवारी जी हैं, जो राजनीति को भी समझते हैं और दिल्ली को भी ठीक से जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि कल के चुनाव में दिल्ली वालों के मन में क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किस बात पे वो वोट करने वाले हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है इलेक्शन मंत्रा में। नमस्कार। 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाला है और जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो दिल्ली की रंगत कुछ और थी। चुनाव समाप्ति की ओर है और रंगत धीरे धीरे रोज़ बदल रही है। जब कल 25 मई को लोग वोट डालने जाएंगे तो उनके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली का अपना एक बड़ा महत्व है, इसलिए कि ये राष्ट्रीय राजधानी है। और दूसरी बात ये भी है कि दिल्ली से एक जो प्रयोग शुरू हुआ था 2014 के बाद, क्या वह प्रयोग सफल हो रहा है या सफल होगा आने वाले समय में, ये एक बड़ा सवाल दिल्ली की जनता को देना है कि वो किस तरफ जा रहा है। आपने पूछा कि उनके मन में क्या होगा। पूरा ये चुनाव देखिए, जब घोषित हुआ है 19 अप्रैल को पहला मतदान हुआ, तो आप समझिए दिल्ली में लगभग 60 दिन से चुनावी माहौल है। बदला भी है कई बार, लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर रही है कि पूरे देश में जो चल रहा है कि मोदी या मोदी नहीं, यही एक सवाल है। इसके अलावा कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने वाले हैं या अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल जितना भी मैं घूमा हूं दिल्ली में कुछ सीटों पर और लोगों के मन में जो मैंने देखा है, तो वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का विश्वास अभी जस का तस बना हुआ है। बाकी कुछ चीज़ों से नाराज़गी हो सकती है, कुछ टिकट ठीक से नहीं बटे होंगे या कुछ और दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया, 7 में से 6 सांसदों को बदल देना, नए चेहरे लाना। तो एक नया प्रयोग दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। दूसरा प्रयोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर किया। तो एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया वो कितना सफल हुआ, आप समझ लीजिए कि कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई फूट, कोई बिखराव, कोई विरोध, कोई चला गया, कोई सांसद छोड़ के चला गया, ऐसा कहीं नहीं हुआ। वहीं आप देखिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बाद कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष समेत उसके कई पूर्व विधायक चले गए। संदीप दीक्षित जैसे बड़े व्यक्ति ने चुनाव की मुहिम में कहीं भाग नहीं लिया। तो इट मीन्स कि जो यहाँ इंडी गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं कोई तालमेल नज़र नहीं आता। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी जो कि शराब कांड में जेल गए थे और उनको सशर्त जमानत मिली है कि आपको 2 तारीख को सरेंडर करना है, उन्होंने आने के बाद एक दोबारा से फेज बदलने की कोशिश की। सुनीता केजरीवाल जी बीच में आई तो भी एक बदल ऐसा लगा कि आएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो दिखता है ओवरऑल कि दिल्ली की जनता स्टेट में या एमसीडी में भले ही कुछ परिवर्तन देखती हो, लेकिन केंद्र में एक जिसको उसका विश्वास है वो नरेंद्र मोदी के प्रति दृढ़ है। जितेंद्र जी, आपने कहा पीएम मोदी के प्रति दिल्ली वालों में वैसी की वैसी ही जो है एक तरह से प्रेम बना हुआ है और दिल्ली की जनता नहीं चाहती कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने। आपके अनुसार मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी क्या अकेले विपक्ष के सारे नेताओं का जवाब देने में सक्षम है या पार्टी ने किसी और को आजमाने की ज़रूरत ही नहीं समझी? अभी आवश्यकता ही नहीं। जैसे आप ये देखिए कि कोई कैप्टन है, मान लीजिए कि धोनी कैप्टन रहे, जब तक वो बढ़िया खेल रहे हैं तब तक दूसरे को कैप्टन बनाने या कैप्टन कौन बन सकता है इसकी चर्चा क्यों करना। जब उनके खेल में या वो स्वयं कहें कि भाई मैं अब संन्यास लेता हूँ इस चीज़ से, तब इसका विचार करना चाहिए। ठीक वैसा भारतीय राजनीति में भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अगर लोगों का कैप्टन है वो टीम का, ऐसा नहीं और खिलाड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतने खिलाड़ी हैं,
अभी मैं दिल्ली में देख रहा था कि कभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम आ रहे हैं, कभी गोवा के आ रहे हैं, कभी उत्तराखंड के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं। इतने चीफ मिनिस्टर दिल्ली में आए और सारे चीफ मिनिस्टर एक प्रकार से अपने बड़े राज्यों को संभालने वाले। और मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के तो टीम में ढेरों लोग हैं जो बन सकते हैं, नहीं, लेकिन आवश्यकता जिसकी आज है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल भारत में बल्कि वैश्विक दुनिया में एक बड़े लीडर बन के उभरे हैं, और ऐसे लीडर के रूप में उनकी पहचान है जो निर्णय करते हैं और उसको लागू करते हैं, भारत की शान बढ़ाने वाले लोग हैं। तो ऐसा एक लीडर अगर भारत के पास है तो वो जब तक देश की सेवा कर सके, लोग जनता को भी उसी रूप में देख रही है कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी और आ जाएं तो शायद जो हमारा भारत का मान बढ़ा है। आखिर ये सपना देखना कि 2047 में भारत जो है नंबर 1 का भारत होगा, आज तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, ये जो बड़ा सपना देखना है और लोगों के अंदर वो सपना पैदा करना, ये बहुत बड़ा काम है। दिल्ली में दो परिस्थितियां हैं। एक तरफ मोदी का काम है जो विश्व में एक प्रख्यात नेता के तौर पे उभरे हैं। अर्थशास्त्र में उन्होंने एक महारत अपने राजनीति शास्त्र के साथ हासिल की है, देश को एक विकास के पथ पे पहुंचा है। दूसरी तरफ दिल्ली का ही एक मॉडल है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का, जो 2 रुपये या बहुत कम पैसे में जो है पानी, बहुत कम पैसे में जो है बिजली या फ्री कह लीजिए, वो बहुत ही अलग अलग तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी चूँकि हमारा मुकाबला न शिक्षा में कर पा रही है, न स्वास्थ्य में कर पा रही है, न बिजली में कर पा रही है, तो हमको वोट उस आधार पे मिले। मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि बीजेपी में जो लोग हैं, जो संगठन चला रहे हैं, वो भी ये लगातार अरविंद केजरीवाल का काउंटर कर रहे हैं। लेकिन मैं 2 प्रमुख व्यक्ति, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी जो लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों का काम भी 5 साल का लोगों ने देखा है। उसके आधार पर जनता के मन में कोई द्वंद्व है क्या? नहीं, देखिए, इसको दूसरे तरीके से समझना होगा। फ्रीवीज जिसको हम लोग कहते हैं कि मुफ्त की चीज़ें मिलना, क्या मुफ्त की चीज़ों मिलने से ही सत्ता राजनीति चलती रहेगी? दक्षिण भारत के बहुत राज्यों में बहुत कुछ फ्री रहा है। जयललिता जी के समय में भी बहुत सारी साड़ियाँ और ये सब, कुछ एक वर्ग है जो इसको समझता है या जिसको लगता है, लेकिन अधिकांश लोग जानते हैं, अधिकांश लोग, कि आखिर ये जो सरकार है चुनाव के समय जिस तरह की फ्री की घोषणाएं करती हैं उससे देश चलता नहीं। उससे आपका दिल्ली एक बहुत छोटा राज्य है। पंजाब की स्थिति क्या है? आप पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अब खाली खजाना का रोना रोते हैं। आप कहते हैं कि हम महिलाओं को देंगे, ये लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे भाई, अभी तक आप लोग कह रहे थे रोजगार देंगे, अब कहेंगे बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके मुकाबले में अगर आप दूसरी तरफ देखें कि अब आप कहेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या दिल्ली में कोई नया कॉलेज बन गए? अगर आप केंद्र की तरफ से देखेंगे तो कितनी यूनिवर्सिटियां थी, कितनी यूनिवर्सिटियां हो गई, 6 एम्स थे, 23 एम्स हो गए। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी को सुविधा कैसे मिलती है? आयुष्मान कार्ड 50 करोड़ लोगों के पास है, 5 लाख तक का वो इलाज करा सकते हैं। नई योजना में 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख का स्वास्थ्य, सबको। तो ये जो हेल्थ के सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है वो है। अब देखिए, आयुष्मान कार्ड आप उत्तर दिल्ली में आप लागू नहीं कर रहे हैं, ये तो गरीबों के साथ अन्याय है कि नहीं है? आप कहते हैं जी हमारा सरकारी हॉस्पिटल इतने अच्छे, जितने भी अच्छे हों, सरकारी हॉस्पिटल्स की कितनी दुर्दशाएं होती है आप भी जानते हैं। तो आप अगर गरीबों को मिलने वाला जो आयुष्मान कार्ड, जिससे वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते थे और उनको केंद्र को मिलता, तो आप तो उनके मार्ग में बाधक हैं। दूसरी बात, अगर अभी आपने केवल फ्रीबीज की बात की है, लेकिन कुल मिलाकर जो कैरेक्टर निकल के आया है दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी का, वो कैरेक्टर बहुत ही यू टर्न वाला है। आप फ्रीबीज कर रहे हो जो कुछ भी, पर सत्ता राजनीति में आप आए किस लिए थे? आंदोलन से निकल के आए थे, और आंदोलन से निकलने के बाद आप भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए कि आपकी आधी कैबिनेट जेल में, आप स्वयं जेल होके आए हैं। आपने कसम खाई थी बच्चों की कि मैं कांग्रेस के साथ, या जिन लोगों को आपने पोस्टर लगा के कहा था कि ये भ्रष्ट हैं, आप उनके मंच पे पैर छूते घूम रहे हैं।
उनके साथ हाथ से हाथ उठाकर इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से बड़ी अब कुछ चीज़ें हो गई हैं। तो ये जो चरित्र निकल के आया है राजनीति में, ये चरित्र उनका इस बार, और अभी तो आप अगले आएंगे तो स्वाति मालीवाल जी का जो विषय आने वाला है। आपने चरित्र की बात की तो चरित्र की बात ही मैं करता हूं। अरविंद केजरीवाल के चरित्र पे लोगों को बड़ा गर्व था और आम आदमी पार्टी बहुत दावे के साथ करती थी कि हम हैं कट्टर ईमानदार, हम हैं कट्टर देशभक्त। एक ईमानदार नेता होने की एक छवि या एक ईमानदार नेता होने का जो है एक व्यक्तिगत जो है वो उनका चरित्र जिसको बोलते हैं आप चरित्र है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिस कारण से जेल गए वो एक भ्रष्टाचार का आरोप था। जब वो हर बात पे लोगों का इस्तीफा मांगते थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जनता के मन में ये क्या बात आएगी क्या कि एक भ्रष्टाचार के आरोप में गया हुआ व्यक्ति हमारा नेता होगा? यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो जो बातें उन्होंने की, आजकल आप यूट्यूब पर या सोशल मीडिया में जब आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी के सभी वो बयान सामने आते हैं, बार बार आते हैं कि जो आपने 2012, 13, 14 में अन्ना हजारे के साथ आंदोलन के सामने कहा था, और आपने कहा था कि आपका बयान आता है बार बार कि सत्ता राजनीति में जाके लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, और अगर ऐसा कभी हो तो ये भी जेल जाएंगे, मैं भी जेल जाऊंगा, मुझे भी जेल भेज दें। आप वो आपकी मनसा पूरी हो गई, आप जेल चले गए। कारण क्या है कि आपने जितना कुछ भी कहा है अपने आंदोलन के समय और इवन बाद में भी, आप सबसे पहले जब शपथ लेने आए थे लाल किला मैदान, तो आप वही अपनी बाहर निकली हुई शर्ट और चप्पल में और मारुति कार 800 में बैठ के आए थे। आज आप शीश महल में रहते हैं। इतना परिवर्तन। आपने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब आपने वो कहा जो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि किसी दोनों चीज़ हुई हैं। भारतीय राजनीति में किसी एक पार्टी या व्यक्ति का इतना तेजी से उभार ये भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ। या अगर कोई क्या कहते हैं कि पैतृक रूप से नहीं आ रहा है, इवन इंदिरा जी के मरने के बाद, मृत्यु के बाद राजीव गांधी बने तो उनके पैतृक था, लेकिन वो 5 साल में डिफेम हो गए। लेकिन आम आदमी में से निकल के इतना तेज उभार पहली बार हुआ, और उसी व्यक्ति का उतना ही ज़्यादा तेजी से पतन, उसकी छवि उससे ज़्यादा खराब। मैं आपको कहूँ कि मैंने ये पाया है भारतीय राजनीति में लोग पक्ष रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, समर्थन में रहते हैं, विरोध में रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के प्रति मैंने देखा है कि लोगों के मन में नफरत है, घृणा है, गुस्सा है। उसका कारण ये है कि उन्होंने जो सपने दिखाए उनको बहुत जल्दी तोड़ा, बहुत जल्दी तोड़ा। आदमी का जब विश्वास टूटता है, आप पक्ष में रहें, विपक्ष में रहें, कांग्रेस में रहें, भाजपा में रहें, विरोध होगा, अरे वो कांग्रेस में चले गए। पर यहाँ मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि आप नफरत क्यों करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इस आदमी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। चरित्र का एक दूसरा पहलू है, वो है महिलाओं के प्रति सम्मान की बात। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ नारी शक्ति वंदन करते हैं, महिलाओं को उनकी भागीदारी देते हैं, दिल्ली में ही 2 महिलाओं को उन्होंने टिकट भी दिया है। दूसरी तरफ पिछले 1 सप्ताह से लगातार दिल्ली में एक मामला चल रहा है, वह स्वाति मालीवाल का। वो दिल्ली में एक प्रमुख नेता रही हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ संघर्ष के साथी रही हैं, और अरविंद केजरीवाल के घर उन पर हमला होता है, उनके साथ मार पिटाई होती है। ये दोनों आचरण, एक तरफ मोदी का नारी वंदन और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का महिलाओं के प्रति, या खासकर स्वाति माल के परिप्रेक्ष्य में पूछता हूँ, किस तरह का आचरण देखते हैं? क्या 50% जो महिलाएं जो दिल्ली की नागरिक हैं, दिल्ली की मतदाता हैं, उनके मन में कोई सवाल होगा क्या? निश्चित तौर पे होना चाहिए। वो दिल्ली महिला संघ की अध्यक्ष रही हैं स्वाति मालीवाल जी। 2006 में जब ये लोग कुछ नहीं हुआ करते थे तो स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये लोग शुरू से एनजीओज वगैरह चला रहे थे। ये भी सरकारी नौकरी छोड़ के आए थे, वो लोग भी जनसेवा के लिए आए थे, ये लोग एनजीओज चलाते थे। वो भी इंजीनियर पढ़ी लिखी लड़की है, तब से वो अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के इनके साथ घूम रही है। आपने उनकी काबिलियत के आधार पर ही उनको पहले दिल्ली, उनको लेडी सिंघम खुद कहा है आपने मंच से लेडी सिंघम कहा है कि कहीं कुछ हो जाए वो तुरंत पहुंच जाएगी, और आपने राज्यसभा भेजा। एक तरफ आप कहते हैं हम जनता से पूछ के काम करेंगे, आम आदमी की पार्टी है,
तो आपके राज्यसभा सदस्य को क्या अपॉइंटमेंट लेकर जाके मिलना चाहिए? आप वीवीआईपी हो गए कि नहीं हो गए? आपके घर पे आपकी पार्टी की सबसे पहली सहयोगी राज्यसभा सदस्य अगर बिना अपॉइंटमेंट के भी पहुंच गई और आज आप स्वीकार कर रहे हैं कि मैं घर में ही था, तो आप क्या अपनी पार्टी के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से नहीं मिल सकते थे? हमला हुआ नहीं हुआ, बाद में हुआ, पहले हुआ, विभव कुमार ने किया, किसी ने किया, क्या आपका घर इतना बड़ा है, इतना बड़ा महल है कि आम आदमी की आवाज, आपकी पार्टी सांसद की आवाज आप तक नहीं पहुंची? वो चिल्ला भी रही थी, अगर उसने उनको, विभव कुमार को भी कुछ कहा, क्या वो आप ऐसे महलों में रहने लगे हैं कि जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? आपने 7 दिन बाद अपना कैरेक्टर खोला कि मैं था वहां पे, क्यों नहीं मिले? अपने सांसद से क्यों नहीं मिले? तो ये चरित्र बताता है कि सत्ता राजनीति ने आपको अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा सब बना दिया बहुत जल्दी। आप ना बचाव में आए, आपने देखा, ना आपने सुना, ना आपके हाथ पैर चले, ना आप बचाव में आए। अपनी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ आपके घर में उसका अपमान हुआ और आप बड़े जो कहते हैं कि तुरंत न्याय मिलना चाहिए, अब आप कह रहे हैं जांच एजेंसी करेंगी, दोनों पक्ष में। इतना निकृष्ट सोच, मैं कहूँगा कि इसका जवाब दिल्ली की महिलाएं जरूर देंगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल जी केवल इसलिए कि अगर आप ये कहें कि हम सत्ता में आके हम गलत नहीं हुए, तो आपकी वही एक संघर्ष की साथी, वो क्या सत्ता में आने के बाद इतना बदल जाएगी कि दूसरे हाथ पार्टी के हाथों में खेल, यानी कि पूरी पार्टी पे 2-3 लोगों का ही कब्जा है। आप, और ये तो अभी हुआ है, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, कुमार विश्वास और वो सैफुलॉजिस्ट जो हैं हमारे, वो कि योगेंद्र यादव, कितने योगेंद्र यादव ने आवाज उठाई, आपने उनको पार्टी के अधिवेशन में नहीं घुसने दिया। तो जितने संघर्ष के साथी थे एक एक कर निकाले जा रहे हैं, और सत्ता राजनीति में इनके पास वही लोग हैं जो मलाई खाने या भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए आए हैं। धन्यवाद जितेंद्र जी। और दुनिया की राय आपने देखी होगी, ये स्पष्ट रूप से जो दिल्ली वाले सोचते हैं उस पर हमारे पत्रकार क्या सोचते हैं, उनकी नज़र कहाँ तक पहुँचती है, ये एक समझाने की हमारी कोशिश थी। आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा, और मैं अपने मित्र सरबजीत कैमरामैन के साथ यहीं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और हाँ, इलेक्शन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।